झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल। अपराधी जो प्रकाश में आए हैं सभी को हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी से मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। मंत्री को जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को समझेंगे। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो, ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज की सबसे बड़ी खबर, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है और खुद अतीक पुलिस रिमांड में। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था और आज अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में मारकर योगी ने अपना वचन काफी हद तक पूरा कर दिया। आज दोपहर 1 बजे झांसी के पास इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने है जहां पर असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ। जमीन पर गिरे दोनों दिखाई दिए। खबर तो यह भी है कि अतीक के तीसरे गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को भी यूपी एसटीएफ की टीम ने घेर रखा है और बहुत जल्द उसको लेकर भी कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। असद और गुलाम को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों अतीक को काफिले से छुड़ाने के लिए हमले का प्लान बना रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा झांसी से होकर गुजर रहा था प्रयागराज पुलिस का काफिला जो अतीक को लेकर साबरमती से आ रहा था। झांसी की पुलिस लाइन में करीब 1 घंटे तक रुका था और झांसी में ही एनकाउंटर हुआ है असद का। सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, तो उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। एक और असद का एनकाउंटर हुआ, गुलाम का एनकाउंटर हुआ। उधर दूसरी ओर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी भी हुई। पुलिस ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंपी। उसके बाद कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अतीक अहमद आज कोर्ट जाते वक्त डरा हुआ था, खौफ उसके चेहरे पर था। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर जैसे ही उसके पास पहुंची, कोर्ट परिसर में फूट फूट कर रो पड़ा। वो अतीक जिसने लोगों का खून बहाया, आज बेटे की मौत सुनकर रो पड़ा। इस बीच कोर्ट परिसर में वकीलों ने अतीक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ये कोर्ट कैंपस से बड़ी खबर सामने आई। असद और गुलाम दोनों ही उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे। 24 फरवरी को हत्याकांड के दिन दोनों का वीडियो भी सामने आया था। वो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीर है, लाल घेरे के अंदर असद फायरिंग करता हुआ। लेकिन इसके बाद से ये दोनों फरार थे, यानी असद और गुलाम। अब योगी की पुलिस ने इनको खोज निकाला और एनकाउंटर में मार गिराया जब ये उधर से फायरिंग कर रहे थे। क्रॉस फायरिंग की यूपी एसटीएफ की टीम ने। एनकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि इंसाफ मिला है, आगे भी इंसाफ ऐसे ही मिलेगा, उन्हें उम्मीद है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि। उमेश पाल के परिवार को आपने सुना। इस एनकाउंटर के बाद योगी सरकार और उनकी पुलिस टीम की चारों ओर जय जयकार हो रही है।
हर तरफ तारीफ हो रही है, यूपी एसटीएफ को धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद सियासत भी हो रही है। विपक्ष बौखला चुका है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इस एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं, झूठा बता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव एनकाउंटर की जांच की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे वो लिखते हैं कि ये भाईचारे के खिलाफ है भाजपा। उधर ओवैसी को फिर से मौका मिल गया। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू मुसलमान करार कर दे दिया इसे। ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, यानी योगी के विरोधियों की एक ही लाइन है, एनकाउंटर फेक है और हिंदू मुस्लिम से इसे जोड़ रहे हैं। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बच्चे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान जो उत्तर प्रदेश की महान जनता को वादा किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी श्रृंखला में 72 घंटे में कुछ मिला दिए थे। उसकी संपत्ति ध्वस्त की गई है और जब्त की गई है अरबों करोड़ों रुपए की। और आज आपकी वीडियो आप देख रहे होंगे कि उमेश पाल की हत्या में मौके पर असद अहमद और गुलाम मोहम्मद थे। आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उनका एनकाउंटर किया है और मैं एसटीएफ को बधाई देना चाहूंगा। आगे हम आपको वो गवाही भी दिखाएंगे, उन लोगों को भी सुनवाएंगे जो अतीक के आतंक से परेशान थे। कैसे अतीक का गैंग लोगों की जिंदगी से खेलता था, आज उसके साथ खेल हो गया। ऐसे में आज के बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है, वो सवाल सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। सवाल पहला ये कि असद गुलाम मारा गया, क्या अगला नंबर अतीक का है? फिलहाल अतीक पुलिस रिमांड में है। सवाल यह भी होगा कि योगी ने वचन निभाया, अतीक गैंग को मिट्टी में मिलाया और इसकी शुरुआत हो गई है। सवाल यह भी कि ऑपरेशन माफिया बाबा ने क्या बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। सवाल यह भी कि माफिया के बेटे के एनकाउंटर पर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। और सवाल सबसे बड़ा ये कि अतीक के बेटे के एनकाउंटर से अखिलेश यादव परेशान क्यों हैं, उन्हें भाईचारा गड़बड़ होता क्यों दिखाई देता है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। डॉक्टर रिजवान अहमद, वकील और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो हमारे साथ हैं। आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बिलाल खान, इस्लामिक स्कॉलर, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। माजिद हैदरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन रोज की तरह चूंकि आज का दिन भी बड़ा है, इसलिए वो सवाल जिस पर देश का मूड हम जानते हैं, तो राष्ट्र का मूड जानने के लिए सवाल आपके सामने, क्या अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर करके योगी ने बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे जब ये शो 1 घंटे में समाप्त होगा तब। चलिए मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आईपी सिंह, मैं आपके पास आता हूं। अखिलेश यादव का ट्वीट फर्जी एनकाउंटर क्यों कहा यह मैं पूछूंगा, लेकिन नीचे बड़ी बड़ी लाइन लिखते हैं भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। असद को मार दिया तो भाईचारा कैसे बिगड़ रहा है? आईपी सिंह, आवाज आ रही है आपको? माजिद हैदरी, यही सवाल आपसे, आपको भी लगता है कि भाईचारा बिगड़ रहा है और एनकाउंटर फेक है? जी बिल्कुल राकेश भाई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सुबह शाम एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है,
लेकिन ना योगी जी का बुलडोजर लॉरेंस बिश्नोई के घर पे चलता है, ना नहीं, आप फिर ऐसी बात करेंगे, मुझे शुरू में टोकना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई कहां की जेल में है? पंजाब की जेल में। तो पंजाब की सरकार से सवाल पूछिए, वहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए यूपी की पुलिस की जो वेबसाइट है उस पे 50 से अधिक जो नहीं, आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया ना माजिद हैदरी। लॉरेंस बिश्नोई कहां की जेल में बंद है? पंजाब की जेल में। जाकर भगवंत मान से पूछिए। तिहाड़ में है, वो तिहाड़ में है। अब आप आ जाइए वापस यूपी में। यूपी की वेबसाइट पे, पुलिस की वेबसाइट पे 50 से अधिक वांटेड गैंगस्टर जो हैं वो हिंदू धर्म से हैं। उनमें से तो किसी का ना एनकाउंटर हो रहा, ना किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा। एक का बेचारा पसमंदा डॉन, मैं तो अतीक अहमद को आज पसमंदा डॉन कहूंगा, बेचारा पसमंदा डॉन, क्योंकि उसी पे हमला होता है, उसी का बेटा मारा जाता है। अरे 41 गोलियां कैसे चलेंगी दो व्यक्तियों पे? कल जब इंक्वायरी होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कैसे साबित होगा कि एनकाउंटर सही था? आपकी आपत्ति गैंगस्टर से है या गैंगस्टर्स के धर्म से है? नहीं, आ गया ना माजिद हैदरी, एजेंडा धर्म वाला मत चलाइए। माजिद हैदरी, ये एजेंडा धर्म वाला मत चलाइए। आईपी सिंह, यही सवाल आपसे करता हूं, आपका कनेक्शन कट गया था। ये सवाल तो आपसे ही बनता है, अखिलेश यादव को भाईचारा गड़बड़ क्यों होता दिखाई देता है असद के एनकाउंटर से? क्यों? इसलिए क्योंकि जो माजिद हैदरी कह रहे हैं, जो ओवैसी ने कही, वो एक खास धर्म से, खास संप्रदाय से। इसलिए देखिए, भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। श्री विक्रम सिंह साहब बैठे हुए हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये बताती है कि जब विक्रम साहब डीजीपी थे तब भी हत्याएं ज्यादा होती थी, और आज जब चौहान साहब डीजीपी हैं तो आज भी हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। चूंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक पोस्टर बॉय बना दिया और बीजेपी उसी पर खेल रही है। और ये बिक्रू कांड है विकास दुबे का, उसको रिपीट किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आना चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट गठित करे। आईपी जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग पार्टियों में भी रहे सर, आप तो भाजपा में भी रह चुके हैं। अब सुनिए सर, इतना तो आपको पता होगा, हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, इसके भी होगी, और जो सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। मेरा सवाल आपसे था जो जवाब नहीं मिला, भाईचारा कैसे बिगड़ रहा है सच के एनकाउंटर से? क्योंकि वो एक खास धर्म से है, क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए, और उस वोट बैंक पर आप दावा करते हैं इसलिए। सरकार कैसे साबित कर सकती है कि क्या गलत? अरे आप नहीं, एनकाउंटर फेक था, गलत था, कौन किसको क्या साबित करना है वो होता रहेगा। मुझे बताइए भाईचारा कैसे बिगड़ा? भाईचारा कैसे बिगड़ा, मुझे ये जानना है आज। कि आपने पोस्टर बॉय बना दिया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लीजिए आईपी सिंह, आपके लिए एक और जानकारी। बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद की रिमांड कॉपी से। सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त का, कान खोलकर सुनिएगा। पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक अहमद। जिस अतीक अहमद मुस्लिम है इसलिए उस पर कार्रवाई ना हो, असद मुस्लिम है इसलिए एनकाउंटर हो गया तो भाईचारा बिगड़ रहा है। वो अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। रिमांड कॉपी से ये खुलासा हुआ है। क्या बोलेंगे आईपी सिंह? आप झूठ मत बोलिए, पहले सुन लीजिए जवाब। मेरे सवालों का जवाब आप दीजिएगा। नहीं, सुनिए, आपको जवाब देने के लिए बुलाया है, आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ पर आकर सवाल पूछें। मुख्यमंत्री थे, क्या कर रहे थे? राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री थे, क्या कर रहे थे? क्या आदित्यनाथ जी जो उत्तराखंड के मूल निवासी उत्तर प्रदेश के नहीं है, जैसे मोदी जी मूल निवासी उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये क्या जानते उत्तर प्रदेश? अरे सुनिए ना आईपी सिंह, ये कौन कहाँ का मूल निवासी सर, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ना तो डिबेट को डिरेल करेंगे, ना तो आप बता रहे हैं अतीक जो 21 साल तक आपकी पार्टी में रहा पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। कौशल कहानी, मैं आता हूं आईपी सिंह, आता हूं मैं बाकी मेहमानों से एक टिप्पणी ले लूं। बहुत समय सर, 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे, बहुत समय, तनाव मत लीजिए, बहुत ज्यादा मैं समय दूंगा। और सबसे ज्यादा मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको ही समय दूंगा, क्योंकि जितना समय आपको दूंगा आप एक्सपोज होंगे। कौशल जी आपकी टिप्पणी, आप लोग एक खास धर्म से था इसलिए एनकाउंटर कर दिया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये कह रहे हैं आईपी सिंह। अब सुनिए आईपी सिंह, सुन लीजिए एक एक करके आईपी सिंह, ठीक सुनिए एक एक करके आईपी सिंह। ये बड़े माफिया थे श्री विक्रम सिंह साहब, क्या उनके इनकाउंटर नहीं हुए? क्या चंबल में? आईपी सिंह सुन लीजिए सर एक एक करके। कौशल जी, देखिए इस इनकाउंटर पे यही कहना चाहूंगा कि सोच ईमानदार, काम दमदार। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की राह पे चल रहा है। माफिया मुक्त और महोत्सव युक्त सरकार दी जा रही है।
जिस तरीके से माफिया फ्री उत्तर प्रदेश हो रहा है और जिस तरीके से विपक्ष मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं गब्बर सिंह जैसे लोग मंच पर स्वागत करते हैं। अरे मैं अभी गिनवाने लगूंगा ना आईपी सिंह मैं अभी गिनवाने लगूंगा, थोड़ी देर बाद रिजवान भाई भी गिनवा देंगे कि आपके बड़े नेता की किन किन के साथ तस्वीर सामने आई है। फिर आप ये कहेंगे कि नेता है तो लोग आते हैं तस्वीर खिंचवा कर चले जाते हैं। रुक जाइए, मैं एक एक टिप्पणी ले लूं सबसे, रुक जाइए आईपी सिंह, रुक जाइए, वरना मुझे मजबूर होकर आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता हूं। कौशल जी अपनी बात पूरी करिए, फिर जवान भाई आपके पास। सच नहीं सुन सकते इसलिए बंद करना पड़ेगा और म्यूट भी आप करेंगे राकेश जी, क्योंकि आप लोगों को कुछ जानकारी तो है नहीं उत्तर प्रदेश की। आईपी सिंह जी रुक जाइए, अब मैं चाहता हूं कि कौशल जी बोलते हैं, आईपी सिंह जी की आवाज को थोड़ा डाउन करिए। कौशल जी की आवाज। अपने में एक देश है। आपने देखा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे सांप के पूंछ पे अगर पैर रख दो तो सांप फनफना के खड़ा हो जाता है। इससे यही पता चलता है कि समाजवादी पार्टी इस तरीके से माफिया राज चलाती थी कि आज उसकी पूंछ पे पैर रखा गया और उसके प्रवक्ता और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये पूरी प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि जब भी इनकाउंटर होता है उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहां पे बैठे प्रवक्ता वैसे ही बिलबिला रहे जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख दिया गया हो। इससे पता चलता है कि ये किस तरीके से उनकी गोद में बैठते थे। ये वही माफिया है जिसके जब इनका राज शासन चलता था 700 राउंड गोलियां चलती थी, कृष्णानंद राय की हत्या होती थी। यही राजूपाल एमएलए था जिसको सड़क पे लखनऊ पे दौड़ा करके हत्या की गई थी। ये ऐसा शासन और कुशासन चाहते थे, ऐसी गुंडों की सरकार चलाते थे। आज जब गुंडागर्दी खत्म हो रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, लोगों से जाके पूछिए, लोगों से जाके पूछिए कितना खुश हो रहे हैं। उसके बाद भी राजूपाल की मां और पत्नी का आज का स्टेटमेंट देखिए, अभी उनका डर खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि वो डर इसलिए नहीं खत्म हुआ है रिजवान भाई। मैं आता हूं कौशल जी आपके पास। रिजवान भाई वो डर इसलिए नहीं समाप्त हुआ है क्योंकि अतीत से वो भली भांति परिचित है। उनको लग रहा है कि बेटा मरा है, ये और खूंखार ना हो जाए, इसलिए इसके खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई हो, खुला ना घूमे, उनका डर तो वाजिब है। लेकिन रिजवान भाई सवाल है, जो आईपी सिंह कह रहे हैं, जो माजिद हैदरी कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, भाईचारा कहां गड़बड़ हो रहा है? आप भी तो मुस्लिम हैं। जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। बात यह है कि कल आप ही का चैनल था, आप ही मॉडरेटर थे और विक्रम सिंह साहब भी मौजूद थे। कल तक मैं डिसअपॉइंटेड था। देखिए साहब बताऊं, ये पकड़ दखड़ में मुझे मजा नहीं आ रहा था और विक्रम सिंह साहब से भी मैंने बोला था कि सर आप तो जानते हैं चरण स्पर्श उनका कि मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या होता है। तो आज आप लोगों को शायद पता चल गया होगा, शायद मेरे चेहरे की रौनक या गुलाबीपन ये बता रहा होगा कि हाँ आज मैं मानता हूं। आईएएस रहे, उन्हें भी बुला लीजिए, बढ़िया बढ़िया, वो भी अपनी बात रखेंगे। उनसे बड़ा विद्वान का बहुत कम लोग हैं। ऐसे 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 विश्लेषक क्यों नहीं बिठाते अपने चैनलों पर? अमिताभ ठाकुर को बिठाइए। तमीज नहीं है क्या? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? आईपी सिंह, अरे हम किसको बुलाएंगे बिठाएंगे ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे। अब सुनिए सर, रिजवान भाई की बातें सुनिए, फिर आपकी बारी आएगी, आपका नाम लूंगा तो आप अपनी बात रखिएगा। आईपी सिंह प्लीज यार, आईपी सिंह प्लीज सबके बीच में मत बोला करिए। आईपी सिंह प्लीज तमीज रखो, बुलाइए, विवेक की तमीज रखो। सुन लो तो सब न्याय पसंद लोगों को, योगी आदित्यनाथ जी को, हमारी एसटीएफ को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पहली बात। दूसरी बात, अभी सब बोल रहे थे भाई मुसलमान मारा जा रहा है। ये जो बंदा है, ये दाढ़ी नजर आ रही है आपको, दाढ़ी के मारे इसको मुसलमान न समझिएगा। इसका नाम है आदित्य राणा। मैं बिजनौर का हूं, वहां मेरे काफी रिश्तेदारी है। ये 2.5 लाख का इनामी बदमाश था, परसों मारा गया है, आदित्य राणा। अब आदित्य राणा मुसलमान तो होगा नहीं, और राणाओं के पेट में दर्द भी नहीं हुआ। पता नहीं अतीक के बेटे के मारे लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है। राणा के लिए भी होना चाहिए था, वहां नहीं हुआ। और तीसरी बड़ी अच्छी बात कहूं, पिछले 1 महीने से डिबेट में राकेश भाई सब बोलते थे असद कहां है, असद कहां है, असद कहां है, असद कहां है। यार तुम लोग ये भी बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, 370 हटाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरे यार मुंह पे ढक्कन बांध और चुप बैठ, जो मैं बोल रहा हूं बांध मुंह पे, चुप बैठ। एक उन्होंने
मुख्यमंत्री भी बना दिया और 370 भी हटा दिया। आप लोग 1 महीने से कह रहे थे असद कहाँ है, असद कहाँ है, तो पता चल गया असद कहाँ है, पता चल गया। अब तुम लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम असद को ढूंढ रहे थे ना, मिल गया ना असद, तो तुम लोगों के मिर्चा क्यों? 41 गोलियां चलती हैं बेचारे 2 लोगों पर, 41 गोलियां। आप तो वकील हैं, कैसे अदालत में साबित होगा? ये सर्जिकल एनकाउंटर है, सर्जिकल एनकाउंटर क्राइम ऑफ फसाए बताता है। अरे 41 गोलियां चली हैं भाई, 41 गोलियां, हिसाब देना होता है। संविधान भी कही है, अम्बेडकर के संविधान पे गोलियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ताला डलवा दीजिए पांडे जी, बेहतर होगा। नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं विक्रम जी का रुख करता हूं। अरे सुनिए ना, आईपी सिंह और माजिद हैदरी जो संविधान कानून की दुहाई दे रहे हैं, तो जरा बताइए वो संविधान कानून क्या कहता है? अगर सामने से कोई विदेशी पिस्टल लेकर अटैक कर रहा हो तो यूपीएससीएफ की टीम क्या करेगी? फूल माला लेकर आगे खड़े हो जाएगी, साहब आ जाओ हम तुमको पकड़ने के लिए आ गए हैं, या उसका जवाब देगी अपने हथियारों से? राकेश भाई बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, विक्रम सिंह जी खुद ही बताएंगे कि सुनिए विक्रम सिंह को सुन लीजिए, सुनिए बहुत बड़े एक्सपर्ट है ना, सुनिए आईपी सिंह जी रुक जाइए। विक्रम सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे, असद गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, तस्वीरें आपने देखी है, अतीक पुलिस रिमांड में है, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ा संदेश, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे ज्यादा स्पष्ट और टंकार के साथ और बहुत ही लाउड मैसेज, अभूतपूर्व मैसेज शायद ही कभी दिया गया हो। न सिर्फ अतीक का रिमांड, बल्कि उसके बाद आज की जो खबर है कि झांसी में गुलाम और असद एसटीएफ के मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि माफिया को और आपराधिक तत्वों को, संगठित अपराधियों को भयाक्रांत करने के लिए इससे बड़ा कोई संदेश हो नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे बहुत पीड़ा हो रही हो, कुछ लोगों को बहुत कष्ट हो रहा हो, लेकिन कष्ट उनको तब भी होना चाहिए था जब उमेश पाल जी की हत्या हुई थी, दिन दहाड़े ठीक बम चले थे, हमारे 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके पहले तमाम लोगों की संपत्तियां जबरदस्ती कब्जे में ली गई थी। लेकिन अब इस काले अध्याय का पटाक्षेप होने की एक बहुत बड़ी शुरुआत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि न सिर्फ शुरुआत बल्कि ये आपने बड़ी बात कही है विक्रम जी। आईपी सिंह और माजिद हैदरी दोनों लोग कान खोलकर सुनते रहिएगा। एक और सवाल पूछ लेता हूं, फिर आईपी सिंह आपके पास आता हूं। विक्रम जी, क्या आपको लगता है कि माफिया अब तक पॉलिटिकल पैट्रोनेज से बच रहे थे, इसीलिए उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा मान लिया जाए, और ये यूपी में माफिया राज के अंत की क्या शुरुआत है? बसता इसीलिए रहा क्योंकि इनमें प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन स्वार्थी राजनीतिक तत्वों के द्वारा दी गई। उनके लिए कवर फायरिंग की गई, उनके अपराधों का अनदेखा किया गया और उसको राजनीतिक लाभ के चलते उनको मौका दिया कि वो बाहुबली बन जाए। यही एक कारण है कि वो भस्मासुर हो गए थे। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, उनके पाप, गुनाहों और अपराध का हिसाब हो रहा है, और इसके चलते ये बिल्कुल ही संभव नहीं है कि आज कोई फल फूल तो छोड़ दीजिए, अपनी खैरियत बनाए। बाकी गैंग के मेंबर्स अगर अपना भला चाहते हैं और उनको अपने भविष्य के बारे में जरा भी चिंता होगी तो न्यायालय में जाके आत्मसमर्पण कर दें या पुलिस थाने में जाके। बिल्कुल ठीक है, माजिद हैदरी सिर हिलाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है सिर हिलाने से। विक्रम सर, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कब होगा, मन्नू मानेसर का एनकाउंटर कब होगा, और वो 50 जो गैंगस्टर यूपी में हिंदू धर्म यूपी में है क्या दोनों? यूपी पुलिस यूपी में है क्या दोनों? होगा? जिस स्टेट में है जाकर पूछ लीजिए, जिस स्टेट में है जाकर पूछ लीजिए वहां की सरकार से। क्या यूपी में नहीं है? रिजवान भाई आप कुछ कह रहे हैं? यूपी में 70 शूटर है उसके, कब मारे जाएंगे वो? क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है आप क्या बात कर रहे हैं सोचिए। रिजवान भाई आपकी बात, आईपी सिंह और कौशल जी आपके पास आता हूं। जी राकेश भाई, देखिए ये बीच में ना बोले माजिद, मैं चुप बैठता हूं, ये बीच में डिस्टर्ब करता है ये आदमी। ठीक, यूपी की गैंगस्टर की लिस्ट में सारे आदमी हिंदू हैं बतौर माजिद। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जो गैंगस्टर लिस्ट है वो हिंदू मुसलमान देख के योगी की पुलिस ने नहीं बनाई है। योगी की पुलिस को इसका मतलब हिंदुओं को नहीं बचाना है और मुसलमानों को नहीं फंसाना है। एक तो ये बात साबित हो गई। दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं, राकेश भाई, इस एनकाउंटर में जाने अनजाने एक बहुत बड़ा मैसेज किया है। जाने अनजाने बोल रहा हूं, वो मैंने दौर देखा है, विक्रम सिंह साहब बेटर रोशनी डालेंगे कि साहब रमजान में
आदेश आता था पुलिस को किसी मुस्लिम बदमाश को गिरफ्तार करने तक न जाना। विक्रम सिंह साहब इस पर रोशनी डालेंगे। वो डर था, लेकिन आज जाने अनजाने एक मैसेज गया है कि ये रमजान के दौरान मैसेज हुआ है, ये एक अपीजमेंट का भी इनकाउंटर हुआ है असद के साथ साथ। दूसरी बात और तीसरी बात, जो ये हत्याकांड हुआ था, बतौर अधिवक्ता में, बतौर फिर से मैं कहूंगा विक्रम सिंह जी रोशनी डालेंगे, एक बॉडीगार्ड अपने को प्रोटेक्शन लेने के लिए या कवर लेने के लिए गलियारे में भाग रहा था, उसका हथियार गिर गया था और 15 मीटर पीछे से उस पर बम मारा गया, सिर्फ और सिर्फ बेजा उसकी हत्या करने के लिए। ऐसी पुलिस की हत्या का सीन आखिरी एक चीज रिजवान भाई, मुझे ब्रेक लेना होगा, हमारी चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। माजिद रुक जाइए ना, माजिद रुक जाइए सर। रिजवान भाई एक बतौर मुस्लिम जरा जवाब दीजिएगा, जो बातें अखिलेश यादव ने कही, जो आप जिक्र कर रहे हैं अपीजमेंट का भी एनकाउंटर हुआ, ये इससे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है क्या? जो ओवैसी ने कही, जो अखिलेश ने कही, और इससे मुस्लिम अपीज होता है क्या? देखिए, ये चाहे ओवैसी हो गए, चाहे हमारे अखिलेश यादव जी हो गए, ये जितना भी विकास की बात करें, जीडीपी की बात करें, किसी चीज की बात करें, अपराधियों की बात करें, एक घटना सारी कलई खोल कर रख देती है। और आज जो ये 1 महीने से पूछ रहे थे असद कहां है, असद कहां है, असद कहां है, आज इन लोगों का दिल ये बता रहा है कि इनकी जुबान पर कुछ और था और दिल में कुछ। रिजवान भाई आपको रोकता हूं, लगातार बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक अहमद चूंकि अब पुलिस के रिमांड में पंजाब लेकर जा सकती है पुलिस। कई सारे बड़े खुलासे इस वक्त के। अतीक 4 दिनों की पुलिस रिमांड में है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि रिमांड कॉपी से इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से भी हथियार खरीदता था। अब उसको पंजाब लेकर जा सकती है। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ये बताते हुए एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस लौटते हैं और ये चर्चा बड़ी खबर पर हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और बड़ी चर्चा राष्ट्रवाद में। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर, अतीक को पंजाब में उस जगह लेकर जाया जा सकता है जहां से हथियार खरीदे जाते थे। देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त था अतीक अहमद। पुलिस की कॉपी से खुलासा हुआ है पंजाब में हथियार डीलर से अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ जिक्र है इस पुलिस की कॉपी में, रिमांड कॉपी में? देखिए, जो रिमांड मांगी गई थी उसमें हवाला दिया गया है अतीक से पूछताछ के बाद उस बयान का, जिसमें अतीक ने स्वीकारा है कि वो पंजाब के मार्फत पाकिस्तान से हथियार मंगाया करता था और ड्रोन के जरिए वो हथियार आया करते थे। लश्कर और आईएसआई का संपर्क आया है, संबंध आया है और रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र है। मतलब ये देश विरोधी गतिविधियों में भी अतीक अहमद शामिल था। छोटा मामला नहीं है, बल्कि मामला बहुत बड़ा हो गया है। हथियार सप्लाई में अतीक अहमद का नाम सामने आया है। जो उसका जरायम का कारोबार था, जिसमें जो हथियारों की, असलहों की जरूरत पड़ा करती थी, वो पाकिस्तान से आया करते थे। मतलब पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में अतीक अहमद था। लश्कर तैयबा का भी इसमें नाम सामने आया है और बाकायदा रिमांड कॉपी में जो यूपी पुलिस है उसने इस बात का जिक्र किया है। वो लिखित में अतीक अहमद के कोट करते हुए। ठीक है मनीष, आपको रोकता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये है, एक बड़े मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। इस एनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया गया और जो लोग इसे फेक बता रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे, क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं, हमारे शो में भी इस बात की चर्चा हो रही है। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उसके दायरे में हमें मत लाइए। जो घटना हुई है उसमें आपने साफ साफ देखा था कि 24 फरवरी को एक गैंग ने बहुत ही रेनेसांस ऑपरेशन में 2 पुलिसकर्मी जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ से लैस थे और एक केस के इम्पोर्टेंट गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। ऐसे गैंग को ये इस तरह की घटनाएं जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेस पर प्रहार करती हैं
और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कोई व्यक्ति गवाही नहीं देगा। ठीक, अमिताभ जी, एक और बातचीत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों एक और बयान मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा चर्चा में रहा, बहुत बार हमने दिखाया, उस पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था जोर देकर कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। इससे एसटीएफ पर कितना फर्क पड़ा, मनोबल पर कितना फर्क पड़ा? हम कानून के दायरे में काम करते हैं और ऐसे अपराधी जो हैं वो कानून के दायरे में अगर स्वयं आ गए होते, अगर उन्होंने इस तरह की घटनाएं नहीं की होती, तो एसटीएफ को इस तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक, एक और सवाल काफी अहम है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप भी उसमें थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अतीक को छुड़ाने की साजिश हो रही थी और झांसी के पास ही एनकाउंटर हुआ है असद का। क्या ये सच है, ये दोनों बातें? जिस प्रकार से गैंग का मूवमेंट था, इसमें किसी भी प्रकार की घटना हो सकती थी और इसके प्रति हम लोग सतर्क थे और इस प्रकार की घटनाओं को प्रिवेंट करना अत्यंत आवश्यक था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आज जुड़ने के लिए हमसे, इस पूरी बातचीत के लिए। अब आईपी सिंह, देखिए 2-3 बातें हैं और बहुत ज्यादा क्लियर हैं। एक तो पाकिस्तान ड्रोन से हथियार गिराता था, वो हथियार खरीदता था, रिमांड कॉपी में इस बात का खुलासा। वो अतीक अहमद 21 साल तक सर आपकी पार्टी में रहा, 5 बार आपने विधानसभा भेजा, संसद भी भेज दिया। पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात थोड़ी देर पहले विक्रम जी कह रहे थे, अमिताभ जी को आपने सुन लिया, अब बोलिए। खैर, मुझे बड़ी निराशा हुई, वो भी डीजीपी रहे, उनके समय भी इनकाउंटर्स हुए, उसका उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। लेकिन दुख इस बात का मुझे है कि एनआईए क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रही थी। 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और आईएसआई पेंट्रेट कर रही है और सीधे आर्म सप्लाई कर रही है और सोफिस्टिकेटेड आर्म्स मंगा। नहीं, तो आप क्या कर रहे थे? हमारे देश की जो जांच, बीजेपी ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, वो कौशल भाई जवाब देंगे। आप क्या कर रहे थे सर? 21 साल तक पार्टी में रखा था कि नहीं रखा था? प्लीज लेट मी कंप्लीट, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप जो कुछ कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी 2 मिनट का वक्त दीजिए तो मुझे, मेरा सवाल भारत सरकार से है कि 9 वर्ष 10वां वर्ष चल रहा है आपकी सरकार को, फिर भी कैसे पेंट्रेशन आईएसआई? नहीं सर, मैं इसलिए रोक रहा हूं आईपी सिंह सर, आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया कि आप आइए और भाजपा के गेस्ट से आप सवाल करिए सर, उसके लिए मैं बैठा हूं। आपको इसलिए बुलाया ताकि आप सवाल के जवाब दें, ना कि सवाल पूछे। पोस्टर बॉय, चलिए, चूंकि आप सवाल पूछना ही अपना धर्म समझते हैं, कौशल जी जवाब दीजिए, फिर रिजवान भाई आपके पास आता हूं। अब सुन लीजिए सर, आप जवाब तो देंगे नहीं, जो सवाल पूछा उसका जवाब सुन लीजिए, ठीक है? अदालतों का, कौशल जी इनकी बात का जवाब। देश में सर्वोच्च अदालत की क्या जरूरत? ठीक है, अब सुन लीजिए सर जो आपने पूछा। आईपी सिंह जी शांत होइए सर, प्लीज ठीक है। आईपी सिंह जी प्लीज, हाईकोर्ट है उसमें ताला डाल दीजिए, निचली जो आईपी सिंह जी प्लीज, आईपी सिंह जी की आवाज डाउन करिए, कौशल जी की आवाज अप करिए। कौशल जी इनकी बात का जवाब। अब राकेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये था पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन सामने आई है। देखिए, नहीं, आपने इमरान प्रतापगढ़ी की ये बातें सुनाई, जिस तरीके से लोग करते आए हैं, तो सुनाई इसलिए सुनाई क्योंकि आप देखिए, जिन लोगों को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में इस्लाम नजर आता हो, जिन लोगों को विकास दुबे में ब्राह्मण और हिंदू नजर आता हो और राणा में हिंदू नजर आता हो, उनके पॉलिटिकल चश्मे को बदलने का समय आ गया है। आप ये समझिए, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जाति और धर्म निकाला जाता है। समस्या यही है। अरे फिर बीच में बोले, ये पुलिसिया राज नहीं है। हो सकता है कि आगे चल के इस देश में सेना, तो माफिया राज से बेहतर है ना पुलिस का राज? ये आपको दिक्कत है? तंत्र देश, आईपी सिंह जी, दिक्कत है क्या? माफिया राज चाहिए क्या? पुलिस का राज नहीं चाहिए? 20 सेकंड और कौशल जी, फिर सीधे रिजवान भाई, 20 सेकंड और, ठीक है? सांसें देश में, ठीक, सुन लीजिए, आईपी सिंह जी की आवाज डाउन करिए, कौशल जी की आवाज। राकेश जी,
ये वो माफिया था। सोचिए, तांगे वाले का बेटा था और शान में तांगे से विधानसभा में आता था। उसके साथ जो उसके पुलिस वाले थे वो दौड़ते हुए आते थे। वो क्या दिखाता था? वो अपनी धमक को दिखाना चाहता था। ये वो था कि जो एमएलए को सड़क पे दौड़ा के मारता था। ये वो था कि चाबुक, तांगे के चलाने वाले चाबुक से एक आदमी को, ठीक है, कानूनन अपना सरकार काम करती रहेगी, उम्मीद करता हूं। दौड़ा के मारा रिजवान भाई, उसके बाद पाकिस्तान से हथियार खरीदना, बहुत सारे खुलासे, अब तो तस्वीर साफ हो रही है। मैं, मेरे पास 1 मिनट है, फिर मुझे ब्रेक लेना होगा। रिजवान भाई, राकेश भाई, अगर ये जो अब पुलिस ने आरोप लगाया है जिसके लिए इनको पंजाब लेके जाया जा रहा है, ये अतीक साहब को, क्योंकि उनकी इज्जत करने वाले हैं 2-3 लोग बैठे हैं चैनल पर, तो अब ये मैटर यूएपीए का हो गया है और अब ये मैटर का पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया है और अब ये चीज टेरर की तरफ जा रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी फिर हमारे समाजवादी पार्टी के साथी वही बोलने लगे, क्या कर रही थी आपकी सरकार, क्या कर रही थी आपकी सरकार। अरे भाई, कोविड खत्म हो गया है, लेकिन बीच बीच में कोविड के केस आते रहते हैं। टीबी भी खत्म हो गया है, टीबी के आते रहते हैं। तो कोई, ठीक है, वक्त इतना ही है। रिजवान भाई, आपको रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और ये बताते हुए आईपी सिंह माजिद है जी, सुन लीजिए सर, ये सर्वे देख लीजिएगा टेलीविजन स्क्रीन पर कि क्या योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया। 92% लोग मान रहे हैं। तो जनता जनार्दन होती है, देख लीजिए जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।